Hello everyone, welcome to this session. My name is Divakar Chaudhary. I got All India rank 4 in Instrumentation Engineering and I got All India rank 86 in Electrical Engineering in GATE 2021. और आज हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे टैकल करना है। कि जब आप तैयारी करते हैं, आप 2 साल, 3 साल, डेढ़ साल, 1 साल तैयारी कर रहे होते हैं और जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है, वो आपका 3 घंटे की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होना है। जो आप 3 घंटे में करेंगे, जो भी आप 3 घंटे के अंदर जैसा भी परफॉर्म करेंगे, आपकी रैंक उसी के हिसाब से डिसाइड होगी, आपके मार्क्स उसी के हिसाब से डिसाइड होंगे और वही डिसाइड करेगा कि आपने जो मेहनत करी है क्या जस्टिफाइबल है कि मतलब एकदम कि जो आपने मेहनत की है, क्या आपको ऐसा रिजल्ट मिल पा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और ये मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी के साथ यही है। हम लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ आता कि जब प्रेशर सिचुएशन होती है या जब थोड़ा हम पे प्रेशर पड़ता है तो हम अपनी एक्यूरेसी और कैसे मेंटेन रखें, स्पीड कैसे मेंटेन रखें एग्जाम के अंदर। तो वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रेशर को हैंडल किया, कैसे उन 3 घंटों के अंदर मैंने अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश की और कैसे मैं इतनी अच्छी रैंक कन्वर्ट कर पाया अपनी प्रिपरेशन से। देखो, तैयारी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, लगभग लगभग 3 साल मैंने प्रिपरेशन करी है, बीच में 8 महीने का गैप था ज़रूर एक बार, लेकिन इतना तो मैंने किया है। 3 साल पहले ही मैं 2018 में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और अब 4th सेमेस्टर में था मैं। 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम जॉइन किया था मैंने ऑफलाइन, नोएडा में ही, और उसके बाद वहाँ से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 2 साल बाद मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी, जब मेरा पहला अटेम्प्ट होने वाला था उससे 3 महीने पहले ही मैंने 2 महीने पहले मैंने प्रिपरेशन अपनी रोक दी थी। वो सब मैं बता चुका हूँ, नो योर एजुकेटर करके मेरा एक आपको एक सेशन मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो आपको वहाँ पे मेरी प्रोफ़ाइल का लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी। उसको जाके आप फ़ॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आपको नो योर एजुकेटर करके एक सेशन मिल जाएगा मेरा, और वहाँ उसमें मैं सब कुछ बता चुका हूँ, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या-क्या चैलेंजेज़ मैंने फेस किए और सब कुछ मैंने अपने बारे में बताया है उसमें। तो अगर आप देख जानना चाहते हैं ये सब चीज़ें कि कैसे कैसे क्या कहानी हुई थी, कैसे चला था कि 8 महीने का गैप आ गया था और क्यों मैंने 2 महीने पहले गिव अप कर दिया था एग्ज़ाम से, तो वो सब मैं उस सेशन में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग जाके देखना चाहते हो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वो जो मेरा अनअकैडमी की प्रोफ़ाइल का लिंक है उसको जाके विज़िट कर लो और मुझे फ़ॉलो कर लेना, फ़ॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले जो भी सेशंस हैं अगर आप मुझे फ़ॉलो कर लोगे तो आपको नोटिफ़िकेशन आता रहेगा। तो जब भी मेरा कोई नया सेशन आएगा तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आप लाइव ले सकते हैं उसको। लाइव लेने के फ़ायदे ये हैं कि आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी देखो टेक्निकल कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ अनअकैडमी में। सारे पूरे नॉन टेक्निकल ही लेक्चर हैं, बिल्कुल टेक्निकल से रिलेटेड कुछ नहीं है। प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ही दे रहा हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम को हैंडल करें। देखिए, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। बिना पढ़े एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होगा ये। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है, जैसे तुम्हारा एटीट्यूड क्या है एग्ज़ाम को लेके? या तुम्हारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट है कि नहीं? या तुम ईज़िली गिव अप कर देते हो, या तुम प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो कि नहीं? तो ये सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुछ, जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ज़रूर, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। और मैं चाहूँगा कि जो नए लोग हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनको उनको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है दिवाकर चौधरी और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से। और ये आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर, ये आता है और नोएडा में है। प्राइवेट नाम बोलते हैं कि एकेटीयू का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है, तो ठीक है। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 आई है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, ऑल इंडिया रैंक 86 आई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये 2021 में। मास्टर्स कर रहा हूँ मैं अभी आईसी डिज़ाइन आईटी दिल्ली से। आईसी डिज़ाइन मतलब इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट डिज़ाइन, और ये वीएलएसआई का ही सिस्टर ब्रांच बोल देते हैं इसको। वीएल आईआईटी दिल्ली में देखो वीएलएसआई के 2 कोर्स हैं, एक वीडीटीटी और एक है आईसी। दोनों सेम ब्रांच है। फ़र्क फ़र्क क्या है कि वीडीटीटी स्पॉन्सर्ड कोर्स है। वहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करती हैं, वो तुम लोगों की एमटेक कराते हैं, तुम्हारी फ़ीस भी वही लेते हैं, ठीक है? और तुम्हारे पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है इंटर्नशिप पे जाने की, और अगर तुम उस इंटर्नशिप को पीपीओ में चेंज कर लेते हो तो तुम्हें प्लेसमेंट ऑफर से मतलब तुम्हें जॉब भी मिल जाती है, फिर तुम्हें प्लेसमेंट में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वीडीटीटी का फ़ायदा है। आईसी में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, नॉर्मली पढ़ते रहते हैं अपना, और उसके बाद प्लेसमेंट्स में बैठते हैं। मेरा सिलेक्शन हो चुका है इंडियन ऑयल में
IOCL में सॉरी। तो मेरा सिलेक्शन इंडियन ऑयल में हो चुका है और मैं वहीं पे ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा देखो हमेशा से था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा से मैं चाहता था कि जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, यही सोच के मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि मैं इंडियन ऑयल में जाऊँ, या इंडियन ऑयल, ONGC या NTPC, जो भी भारत में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, PCCL, इनमें से किसी में चला जाऊँ। लेकिन क्योंकि PSUs के रिक्रूटमेंट बहुत बाद में आए हैं, मास्टर्स स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने बैकअप के लिए मास्टर्स में लिया था। तो ये हर साल की कहानी है, बहुत सारे लोग करते आते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सीट्स वेस्ट भी हो गई। तो देखो इसमें एक कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर PSUs के फॉर्म पहले आ जाते, तो यही सीट वेस्ट नहीं होती और हम लोग PSU चले जाते, जो जिनको PSU जाना है वो PSU चले जाते, तो मास्टर जाना है वो मास्टर चले जाते। तो ठीक है, ये तो हर साल का है कि सीट्स वेस्ट होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी जब तक चीज़ें एक तरीके से ठीक नहीं हो जाती। IIT मद्रास ने ये इनिशिएटिव लिया भी था, उन्होंने COP बनाया था। उन्होंने बोला था कि सारी IITs को एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आते हैं और सारी PSUs को भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आते हैं, ताकि जिनको PSU जाना है वो PSU चले जाएँ, जिनको IITs में एमटेक करनी है वो IITs चले जाएँ। लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ़ NPCIL के अलावा किसी ने COP पे आने की वो ही नहीं किया। उन्होंने कदम ही नहीं बढ़ाया आगे, तो वो फ़ेल ही रहा पूरी तरीके से। रियली सॉरी। तो ठीक है, 6 महीने मैंने सैमसंग एव इंडस्ट्रीज़ इंडिया में भी काम किया है, मेरा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज के टाइम पे ही। एज़ एन इंटर्न मैं वहाँ पे था और 6 महीने मैंने एज़ एन इंटर्न वहाँ पे काम किया। 6 में से देखो, बोलता हूँ कि 6 महीने किया है, लेकिन एक्चुअली में 2 महीने तो लॉकडाउन ही था, बाकी 4 महीने ही काम किया है और 3 महीने तो मैं हॉस्टल से ही जाता था अपने। हॉस्टल में ही मेरे हॉस्टल के पास ही को सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज़ इंडिया का ऑफ़िस था और लगभग 400 मीटर दूर ही था और सुबह जाता था, शाम को 4:30 बजे आ जाता था, तो बढ़िया ये कहानी मैं पहले बता चुका हूँ वैसे कि कैसे-कैसे मतलब गेट के गिव अप करने का रीज़न, एक ये मेन रीज़न यही था कि सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में मेरा प्लेसमेंट हो गया था और जॉब सिक्योरिटी थी। लेकिन कोविड आया तो जॉब सिक्योरिटी भी चली गई, ठीक है? तो ये था कि पैकेज भी अच्छा है, लोकेशन अच्छी है और मतलब काफ़ी सारी वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। तो मुझे ये एक स्टेबल जॉब लग रही थी मेरे लिए और गिव अप कर दिया था गेट एग्ज़ाम पे, लेकिन दोबारा जब कोविड आ गया और मुझे मतलब मुझे परमानेंट एम्प्लॉयी का स्टेटस नहीं मिला और मुझे जब बाहर जाना पड़ा, तो फिर से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 7 महीने थे उस टाइम पे। 7 महीने के अंदर गेट एग्ज़ाम दोबारा से, मतलब 8 महीने का गैप हो गया था प्रिपरेशन में। फिर से दोबारा सारी चीज़ें गैदर करी, सब अपना अच्छे से तैयारी फिर करी और 7 महीने के अंदर मैंने निकाला। ऑल इंडिया रैंक 4 के पीछे कहानी बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन, देखो मेरा कभी कोई प्लान ही नहीं था कि इंस्ट्रूमेंटेशन से पेपर लिखना है। सिर्फ़ इसलिए फॉर्म भरा था कि ठीक है चलो, 2 IITs मौके दे रही है कि 2 ब्रांच में आप लिख सकते हो, तो भर देते हैं फॉर्म, क्या बात है। सिर्फ़ ₹1500 की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो भर देते हैं, चलते हैं और एग्ज़ाम दे के आएँगे, देखेंगे कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा ही। अब इतना उम्मीद नहीं थी कि ऑल इंडिया रैंक 4 आ जाएगी, सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी। वो भी ऐसी ब्रांच में जो तुम्हारी प्राइमरी ब्रांच है ही नहीं। मेरी प्राइमरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसमें 86 आई है। मैं खुशी मुझे ज़्यादा उसी की होती है, 86 की। ऑल इंडिया रैंक 4 की भी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती है, क्योंकि ये PSUs में मुझे हेल्प नहीं किया। मुझे कहीं भी PSUs में हेल्प किया ही नहीं है। जहाँ भी मैंने एमटेक में एडमिशन जहाँ भी डाला था वो इंस्ट्रूमेंटेशन से डाला था, क्योंकि मेरा जो ग्रेड स्कोर था वो 915 था इंस्ट्रूमेंटेशन में। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था वो 865 था। तो मुझे बहुत कम चांसेस थे कि VLSI ब्रांच मुझे मिले, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो 865 पे VLSI मिल पाना इतना आसान काम नहीं था टॉप IITs में। तो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई किया था और इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई किया था तो मुझे IIT बॉम्बे में भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग मिली थी और नेक्स्ट राउंड में मुझे ICS भी मिल जाता। लेकिन मैंने IIT दिल्ली प्रेफ़र करी और IIT दिल्ली में VLSI का कोर्स IEC डिज़ाइन मैंने ले लिया। और मैं बोलूँगा कि एमटेक का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर तुम ऐसे मन से जा रहे हो कि मुझे एमटेक बीच में ड्रॉप करनी है, मुझे PSUs में जाना है, तो मत जाओ। बेटर है मत जाओ, क्योंकि तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे वहाँ पे। ठीक है? तो जितनी मेहनत तुम्हें गेट एग्ज़ाम निकालने के लिए करनी पड़ती है, उससे डबल तुम्हें अंदर सर्वाइव करने के लिए पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके अंदर मार्क्स आ जाएँगे बहुत बड़े, बहुत बढ़िया मार्क्स आएँगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए और उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है? रिसर्च बेस्ड कोर्स होते हैं मास्टर्स के और मेन मेन फ़ोकस रहता है प्रोजेक्ट्स की तरफ ही। और हम लोग क्या करते हैं कि जब हम बीटेक में रहते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने का वो नहीं रहता है।
एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले या 2-4 दिन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के जो याद रहता है एग्ज़ाम में लिखाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये वाला जो एटीट्यूड है वो मास्टर्स में नहीं चलता, आईआईटी दिल्ली में तो ख़ासकर नहीं चलता। बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो अपने करिकुलम को लेके और बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं। तो आईआईटी दिल्ली में अगर सर्वाइव कर पाओगे तुम तो अच्छी बात है। क्योंकि यार ये एक बहुत सारे रास्ते खोल देता है लॉन्ग टर्म में। और मेरा कोई इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था मास्टर्स में, बिल्कुल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे पूरा बैकअप का खेल बैकअप था कि बैकअप बनाना है, एक बैकअप चाहिए। क्योंकि अगर हो सकता है कि पीएसयू पिछले साल क्या था कि 86 रैंक पे बहुत सारे लोगों को सीट्स मिल ही नहीं रही थी, पीएसयू में जॉब ही नहीं मिल रही थी। तो मुझे भी कहीं न कहीं लग रहा था कि अगर जॉब नहीं मिली मुझे पीएसयू में तो क्या होगा? तो इसलिए मैंने मास्टर्स का एक ऑप्शन रख लिया था अपने पास कि चलिए मास्टर्स का एक ऑप्शन रख लेते हैं अपने पास, और अगर पीएसयू में बाई चांस नहीं हो पाता है तो मास्टर्स को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। और अच्छा कोर्स मैंने डिज़ाइन मतलब लिया था, आईसी डिज़ाइन मैंने अच्छा कोर्स लिया था और काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट थे इसके, 100% प्लेसमेंट हैं। देखो इसके हैं, बाकी कोर्सेज़ के मुझे नहीं पता, लेकिन आईसी डिज़ाइन और वीएलएसआई के 100% प्लेसमेंट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि पैकेज बहुत कम है, पैकेज बहुत ज़्यादा है। 19 से 22 आराम से मिल जाता है, 19 से 22 एलपीए, ठीक है? काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जैसे इंटेल हो गई और कैडेंस हो गई, टेक्सास हो गई, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, और अ, एक आती है ताइवान से आती है, ताइवान सेमीकंडक्टर करके, वो भी है। मतलब ताइवान सेमीकंडक्टर काफ़ी हाई पैकेज देती है, 75 एलपीए के आसपास देती है। माइक्रोसॉफ्ट भी है, 41 एलपीए देती है। और स्लीपवेल करके कोई है, हैवी स्लीपवेल कुछ हैप्पी स्लीप कुछ ऐसी करके थी। बहुत सारी कंपनियों के मैंने आईआईटी दिल्ली के में रहते हुए देखा है कि मतलब इतनी सारी कंपनियाँ आती हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं, 14-15 स्टूडेंट ही थे हमारे बैच में, और 14-15 के लिए कम से कम 16-17 कंपनियाँ आती हैं। और सबका पैकेज सेम यही रहता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 18-19 सबका ऐसा ही रहता है वैल्यू। तो ये ब्रांच काफ़ी अच्छी है। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं गेट एग्ज़ाम को, मास्टर्स को कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप हैं, तो आपकी पहली चॉइस मुझे पक्का पता है कि आपकी यही रहेगी। क्योंकि हम लोग अपना इंटरेस्ट नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि पैकेज कौन-सी ब्रांच में अच्छा है, और मेरा भी यही था कि पैकेज कौन-सी ब्रांच का अच्छा है, पढ़ने को तो अपन कुछ भी पढ़ लेंगे, ऐसा एटीट्यूड था। गलत एटीट्यूड है, जो आपका इंटरेस्ट है वो पढ़िए। अगर आपका एनालॉग स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ें आपको आपको आपका इंटरेस्ट है एनालॉग और डिजिटल में, तो आप जाइए, आईसी डिज़ाइन पढ़िए, वीएलएसआई में अपना एडमिशन लीजिए। अगर आप जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में है तो आप उधर जाइए, ठीक है? ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि इसका पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लगता है, देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो लोग प्रेफ़र करते हैं वीएलएसआई, और मेरा भी यही पूरा केस था कि पैकेज अच्छा है, पढ़ने को तो अपन कुछ भी पढ़ लेंगे। और ऐसा भी नहीं था कि मेरा एनालॉग या डिजिटल बहुत मतलब बेकार है, मेरा काफ़ी अच्छा था एनालॉग, और डिजिटल मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं भी यही सोच के गया था। पर हाँ, सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते जाते हैं, आप कहीं अपना पूरा फ़ोकस मास्टर्स पे डाल देंगे, तो सर्वाइव करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, इतना भी मुश्किल नहीं लगता। फिर चीज़ें होने लगती हैं धीरे-धीरे। देखिए स्टार्टिंग में बहुत बर्डन डाला जाता है, स्टार्टिंग में आपको लगता है कि यार ये मैं कहाँ फँस गया। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें होती जाती हैं, उसके बाद चीज़ें सही होने लगती हैं और आप चलने लगते हैं फिर। ठीक है? चलिए, ये था मेरे बारे में, और ये कुछ जानकारी थी आईआईटी दिल्ली के मास्टर कोर्स के बारे में, और ये पूरा मैं बता चुका हूँ वैसे पहले भी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जो है क्रिट्रिक्स गेट डबल ई। इसमें आप लोगों को आपके जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी डाउट्स हैं गेट से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं या ईसीई हैं या आईएन के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी आपके अपने डाउट्स हैं, टेक्निकल से रिलेटेड, नॉन टेक्निकल, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हैं, आप वो इस ग्रुप में डाल सकते हैं। और अगर एजुकेटर्स के पास फ्री टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, क्रिटिक्स की पूरी टीम है, और कुछ हमारे जैसे टॉपर्स भी इसमें एक्टिव हैं इस ग्रुप में, और आप लोग जा सकते हैं। तो अगर आप उनके वो लोग देखते हैं आपके पास, उनके पास टाइम होता है, क्योंकि बहुत से देखो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, एक टीचर के पास सिर्फ ये नहीं होता कि वो टेलीग्राम पे बैठ के डाउट बताता रहे, है ना? लेकिन अगर आप डाउट डालोगे तो पूरे पूरे चांसेस है कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो एक पूरी कम्युनिटी बन चुकी है। और आपके डाउट डालते ही या तो आपका कोई फ्रेंड होगा या आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा जो गेट एग्जाम लिखने वाला है, वो भी आपके डाउट क्लियर कर देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक एक बार विजिट कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसे कुछ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखने चाहिए। मैं भी जब प्रिपेयर कर रहा था तो टेलीग्राम ऐसे ग्रुप मैंने रखे हुए थे। हालाँकि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था मैं टेलीग्राम पे, बहुत ज़्यादा मेरे डाउट्स भी नहीं आते थे, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तो टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट आने के चांसेस होते नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशंस आपके सामने होता है। और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे सॉल्यूशन समझने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। हाँ, कुछ कभी-कभी कोई डाउट आ गया एक्स्ट्रा, तो मुझे मैं उसको देख लेता कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग ही डाउट है और ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। ये गेट से रिलेटेड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डाउट नहीं आए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि डाउट डाउट आए जा रहे हैं। सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो सॉल्यूशन पढ़ के समझ पाना मेरे लिए आसान था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आप ऐसा नहीं फ़ील करते हैं तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिए इस ग्रुप को, और मैं तो बोलूँगा कि कर लीजिए। मैंने भी पिछले साल किया हुआ था ये, ऐसा नहीं, पर मैं एक्टिव नहीं था, बहुत ज़्यादा डाउट नहीं डालता था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस था इस ग्रुप में, ठीक है? तो अनअकैडमी के अगर कुछ नए इनिशिएटिव्स में, जैसे अब क्रैश कोर्सेज़ भी आने लगेंगे, रैंक बूस्टर कोर्सेज़ आने लगेंगे। बाकी लास्ट के 2 महीने हैं और लास्ट के 2 महीने में रेस बहुत ज़्यादा स्पीड और तुम्हारी तेज़ होनी चाहिए। तुम्हें अपना फ़ोकस रखना चाहिए कि तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़े, तुम्हारी स्पीड भी बढ़े, और उसके लिए कुछ नहीं, अनअकैडमी भी नहीं, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लेके आएगा। तो उनसे अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन रखनी है तो आप प्लीज़ ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। ग्रुप को जॉइन कर लेंगे तो टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और आप अगर कुछ ऐसे इनिशिएटिव आएँगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस के बारे में और अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्सेज़ के बारे में। 2 तरह के कोर्सेज़ होते हैं अनअकैडमी पे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है। पूरी तरीके से ये मान लीजिए कि आप अनअकैडमी के कुछ भी इनिशिएटिव्स हैं, टेस्ट हैं, या कुछ भी कोई टीचर कोई भी कोई क्लास ले रहा है, कुछ क्रैश कोर्सेज़ करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, वो सब आपको एक अनलिमिटेड मतलब आप कितनी भी बार देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं चीज़ें, कितने भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास है। ठीक है? मैं जब कोचिंग कर रहा था, मैं ऑफ़लाइन कोचिंग किया हूँ, और ऑफ़लाइन किया हूँ तो वहाँ पे देखो ये रहता है कि मैं फिर भी मेरे पास लग्ज़री थी कि मैं 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में था, तो मैं एक क्लास को दोबारा ले सकता था ऑफ़लाइन में। ये लग्ज़री मेरे पास थी और यही लग्ज़री आपको मिलती है अनअकैडमी में। आप अनअकैडमी जाके प्लस ले लीजिए, प्लस लेंगे तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, आप जितनी बार पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो यही था, मैं पहली बार जब पढ़ रहा था वहाँ पे ऑफ़लाइन में, तो मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ नहीं आया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास छूट गई, और इंडक्शन मशीन हो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसकी क्लासेस मैं ले नहीं पाया। तो वो सब दोबारा लग्ज़री मिल गई थी मुझे, दोबारा मैं क्लास ले पाया, सबको नहीं मिल पाता क्योंकि मैं 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में था, तो इसलिए मेरे पास मौका था। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम ही ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते थे। 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। तो 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में बहुत मुश्किल होता है, अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो फिर वो दोबारा कर पाना संभव नहीं था उस टाइम पे। ठीक है? तो ये अनअकैडमी ने की एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपकी क्लास कोई छूट भी जाती है लाइव क्लासेस, तो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, आप रिकॉर्डेड में देखिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और जब गेट एग्ज़ाम आए तो अच्छे से परफ़ॉर्म भी करिए। और नॉट ओनली ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टेक्निकल की क्लासेस ही हो रही हैं अनअकैडमी में, आपको एक मेंटली सपोर्ट, मेंटली जो आपका, आप मेंटली कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, स्ट्रेस ना लेते हुए, वो सब सेशन भी होते रहते हैं। आपको बूस्ट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसे बहुत सारे सेशन होते रहते हैं, और अनअकैडमी लेके आया है यही एक तरीके से, यही एक उनका एक इनिशिएटिव है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। इसका उनका यही इनिशिएटिव था कि रीसेंट जो टॉपर्स हैं, जो 2021 के टॉपर्स हैं, उनको लेके आया जाए। और क्योंकि लास्ट का टाइम चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और बहुत स्ट्रेस इस टाइम पे आने लगता है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा होता है इस टाइम पे। आपको लग रहा होता है कि गेट एग्जाम तो पास आ गया, मेरा सिलेबस अभी खत्म नहीं हो पा रहा, मुझे टेस्ट सीरीज भी लगानी है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज में। तो जब आपको इतनी सारी चीज़ें लग रही होती है तो आपको ऊपर स्ट्रेस बनता है थोड़ा सा, आपको माइंड स्ट्रेस लेना स्टार्ट करता है, और फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा होता जाता है, तो आप गिव अप कर देते हैं। उसी को कंट्रोल में रखने के लिए अनअकैडमी लेके आया है ये नया इनिशिएटिव, जिसमें आपको हम रिसेंट टॉपर्स मतलब रिसेंट टॉपर सेशंस ले रहे हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप क्या चीज़ें किस टाइम पे कैसे करनी चाहिए, लास्ट के 3 महीने को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे आप प्रेशर को हैंडल करें, कैसे आपको सिचुएशन को आइडियली रखते हुए चलना है, आगे चलना है, और जो भी मुश्किलें आएँगी उनको पार करते हुए गेट एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लेके आनी है। गेट नॉट ओनली गेट, ईएससी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो ईएससी के लिए भी सेम बात है। ठीक है? आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस,
और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एक्सपर्ट्स मतलब डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स भी आपको मिलते हैं। पर्सनल कोच का मतलब क्या है कि हमारे जैसे रैंकर्स होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। और जब भी आप कोई गलती करते हैं तो आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पे गलती करी है, आगे से चलिए, ये चीज़ें करते चलिए। आपके लिए स्टडी प्लानर भी होता है। पर्सनलाइज़्ड टेस्ट एनालिसिस होता है, जब आप टेस्ट देते हैं तो इन डेप्थ एनालिसिस होता है टेस्ट का, बाय सेक्शन एंड क्वेश्चन टाइप। मतलब ये है कि जब आप टेस्ट खुद से लिखेंगे, किसी अलग प्लेटफ़ॉर्म से लिखते हैं तो आपको खुद से सारी चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ती हैं। यहाँ पे लेकिन पर्सनलाइज़्ड टेस्ट एनालिसिस होता है, पहले से सब कुछ एनालाइज़ करके आपको दे दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि क्या वीक पॉइंट है आपका, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो वो सब चीज़ें अगर आपको एक मिल जाती है तो आपका टाइम बचता है। ठीक है? तो आइकॉनिक में ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फ़ायदा है, और ऑब्वियसली इसका ज़्यादा प्राइस भी है। ठीक है? प्राइसेज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्राइसेज़ ये रहे, और आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा प्लस सब्सक्रिप्शन के, और राइट साइड में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करेंगे DIVAK10। तब ये मेरा मेरा रेफरल कोड है, और आप लोग अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? ये सब आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी की ऐप में जाके भी देख सकते हैं। और अगर आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जाके आप चेक कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाले पेज पे आपको ये पेमेंट्स दिख जाएँगी, और अगर आप कोड लगाएँगे वहाँ पे तो DIVAK10 आपको रिड्यूस प्राइस भी मिल जाएँगी। जो 10% डिस्काउंट के बाद प्राइसेज़ होते हैं, वो भी आपको मिल जाएँगे। ठीक है? चलिए, तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक देख लीजिए, और वहाँ पे कुछ आपको क्लासेस के लिंक भी मिल जाएँगे। मेरी कुछ फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पे, कुछ मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, कुछ आने वाली हैं। तो उनके लिए भी आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जाके विज़िट कर लीजिए, और अनअकैडमी की ऐप पे में मुझे फ़ॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मेरी प्रोफ़ाइल का लिंक भी पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप प्रोफ़ाइल को मेरी फ़ॉलो कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ये है कि आने वाले सेशन में जो भी मैं आने वाले सेशन लूँगा अनअकैडमी पे, वो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, और आप उसको लाइव अटेंड कर सकते हैं, और लाइव अटेंड करने के ये फ़ायदे हैं कि आपकी जो भी जनरल क्वेरीज़ होंगी वो सब वहीं पे क्लियर कर दी जाएँगी। मेरे क्लासेस में यही होता है कि मैं अब एक सेशन में प्लान कर रहा हूँ, आस्क मी एनीथिंग, मतलब आप आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू गेट एग्ज़ाम। तो अगर आप गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं मुझसे, तो मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँगा। आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं नॉन टेक्निकल, तो मैं वहीं पे बता दूँगा, आपको बता दूँगा कि क्या-क्या आपको इस टाइम पे करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए अभी, और कैसे आपको गेट एग्ज़ाम को प्रोसीड करना है लास्ट के 2 मंथ में। ठीक है? तो ये मैं बता दूँगा उस सेशन में, तो इसलिए आप मेरी प्रोफ़ाइल को एक बार जाके फ़ॉलो कर लीजिए, नीचे आपको दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा। चलिए, अनअकैडमी लेके आया है आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। आपको मिल जाती है हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इंग्लिश और हिंदी में। एग्जैक्ट मैथ्स क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। आपको इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाता है, और आपको असिस्टेंस भी मिलती है होमवर्क के लिए। देखो, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ऑफलाइन में, तब दिक्कतें क्या थी कि दिक्कतें ये थी कि आप मैं जब टीचर एक बार पढ़ा के हमें चला गया, तो बहुत उसके बाद हमने जो भी हमारे डाउट्स थे हमने वो क्लास में ही पूछ लिए, क्लास में डाउट्स क्लियर हो गए। उसके बाद जब टीचर एक बार सब्जेक्ट खत्म हो गया, टीचर चला गया, उसके बाद हमें पास कोई भी एक्सेस नहीं है कि हम टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकें, टीचर्स को अगर हमें कोई डाउट आ रहा है तो टीचर से पूछ सकें। कुछ भी ऐसा फीचर्स हमारे पास नहीं था, या कुछ भी ऐसा नहीं था हमारे पास। तो जब मैं रिवाइज़ करने बैठता था तो अगर डाउट आते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि डाउट क्लियर करने वाला कोई था नहीं। वही है फिर कि आप अपने फ्रेंड्स को ढूँढते हैं कि क्योंकि वो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उसको आता होगा, तो वो बता देगा, नहीं आता होगा तो फिर आपके डाउट डाउट ही बन के रह जाते हैं। सॉल्व कर पाना, उन डाउट्स को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। लेकिन अनअकैडमी ने आपकी ये परेशानी दूर कर दिया। अनअकैडमी लेकर आया है एक नया फीचर जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इसमें आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पूछ सकते हैं। और हम लोगों की कोशिश रहती है कि आपको इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाए जल्दी। हाई क्वालिटी वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश में मिल जाए, ठीक है? तो आप इस फीचर को एक बार देख सकते हैं। तो मेरी यार फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पे, आप लोग जाके एक बार विज़िट कर लीजिए। और आपके कुछ भी डाउट्स हैं, तो देखो, अभी ये 2 सेशन मैंने लिए थे, ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 महीने पहले मैंने लिए थे लगभग 1 महीने पहले लिए थे। मैं मैंने बताया था कि लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी
टू गेट 2 डिजिट गेट रैंक और आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू गेट एग्जाम। ठीक है, ये 2 सेशन लिए थे मैंने और मैं बोलूँगा कि एक इंटरेक्टिव टाइप का सेशन ही था। आपकी जो भी क्लास को अटेंड किया था लाइव, उन्होंने कुछ भी क्वेरीज़ डाली थी गेट से रिलेटेड, वो सारी मैंने इस सेशन में कवर करने की कोशिश करी थी। आपको एक वीडियो में मैंने 3 मंथ की स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे 2 डिजिट गेट रैंकर कैसे आगे प्रोसीड किया था। और 2 डिजिट गेट रैंकर का मतलब मैं, क्योंकि मैं सिंगल डिजिट रैंकर भी हूँ, डबल डिजिट रैंकर भी हूँ। तो मैं कैसे प्रोसीड किया था वो पूरी स्टोरी मैंने उसमें बताई थी। लास्ट के 3 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी। देखिए, स्ट्रैटेजी सबकी अलग-अलग हो सकती है अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। अगर आपकी प्रिपरेशन किस मोड में पहुँच चुकी है, वो डिसाइड करता है कि आपकी आने वाले टाइम में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। कैसे आप गेट एग्ज़ाम को प्रोसीड करेंगे, कैसे आप गेट एग्ज़ाम को लिखने की सोचेंगे, ठीक है? तो ये सब मैं ले चुका हूँ ये सब सेशन, और आने वाले टाइम में भी कुछ सेशन मैं अनअकैडमी की ऐप पे लेता रहूँगा, स्पेशल क्लासेस में लेता रहूँगा। तो इसलिए आप अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे आप विज़िट कर सकते हैं। मुझे जाके वहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हैं, और फ़ॉलो करने के बाद आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट सेशन प्लान करूँगा। तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, विज़िट करिए, अनअकैडमी पे फ़ॉलो करिए, और ये इन क्लासेस के लिंक्स भी पड़े हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके एक बार विज़िट कर लीजिए, एक बार ये देख लीजिए। और कहीं न कहीं मुझे देखो ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं भी पिछले साल बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखता था। उनमें से एक यूट्यूब पे हैं टॉर्क 4712, और शुभम डाबी सर भी हैं, प्राजक्ता टावरी मैम हैं। तो इन लोगों के मैं वीडियोज़ देखता रहता था, ये भी टॉपर रह चुके हैं। और अनअकैडमी भी पिछले साल लेके आया था कुछ टॉपर्स को, तो उनकी भी देखता रहता था। तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे ज़रूर मिल जाता था। मतलब ऐसा कि ये ये ऐसी जो नॉन टेक्निकल वीडियोज़ होती हैं, ये आप तब देखिएगा, जब आप पूरा दिन पढ़ के एक बार अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप एक ऐसी वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है? ऐसी वीडियो देखेंगे, आपको थोड़ा मोटिवेशन फ़ील होगा, आपको पता लगेगा कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए अब आगे। कुछ आइडियाज़ ले लीजिए, और इन आइडियाज़ की वजह से अगर आपके 1-2 नंबर भी बढ़ जाते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपकी मतलब इन सेशंस को लेने का जो मेरा मोटिव था, वो मेरा फिर सक्सेसफुल हो जाता है, अगर आपके 1-2 मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ एक बार जाके विज़िट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलते हैं, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है, एग्ज़ाम प्रेशर को, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम प्रेशर को टैकल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग इतना मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, कि जब उनके ऊपर प्रेशर होता है तो वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, और मेजॉरिटी की यही कहानी है, ठीक है? गेट एग्ज़ाम में 1 लाख लोग लगभग बैठते हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 87,000 बैठे थे इस साल, उससे पिछले साल 93,000 थे। धीरे-धीरे कैंडिडेट कम हो रहे हैं, पता नहीं क्यों? लेकिन ठीक है, जो भी है। लगभग-लगभग 1 लाख तो बैठते हैं, ठीक है? और इतने कैंडिडेट जब बैठते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 90% लोग, लगभग 90% लोग गिव अप कर चुके होते हैं एग्ज़ाम आने से पहले ही। एग्ज़ाम का प्रेशर उनके ऊपर होता भी नहीं है, उससे पहले ही वो गिव अप कर चुके होते हैं। प्रिपरेशन में ही वो गिव अप कर चुके होते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है, उससे पहले ही वो मान लेते हैं कि हमारी रैंक नहीं आ रही है, हमसे नहीं हो पाएगा, और गिव अप कर देते हैं। तो बाकी बचे 10% लोग हैं, 10% भी बहुत बड़ा नंबर है, 10% भी नहीं होते एक्चुअली। 5% लोग बोलूँगा मैं, जो सही में तैयारी कर रहे होते हैं, 5,000 के आस-पास। 5,000 भी 5,000 भी एक बहुत बड़ा नंबर है वैसे तो। लेकिन हाँ, बोलेंगे कि चलो 3,000 बोल देता हूँ। 3,000 लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। बिल्कुल, जो मेंटली तैयार होंगे, मेंटली गिव अप नहीं करेंगे। वो 3,000 लोग ऐसे हो सकते हैं। वो आखिर दम तक तैयार करेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और फाइट करेंगे बहुत बढ़िया। ठीक है? तो बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, उस बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। आपको पता है कि आप 2 महीने बचे हैं, और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग तो अभी भी स्टार्ट कर रहे होंगे, अभी प्रिपरेशन में मोड में आए तो अभी स्टार्ट कर देता हूँ, गेट एग्ज़ाम लिखना है। तो उनके पास अब आप रियलिस्टिक गोल्स आपके लिए यही है कि आप 3-4 सब्जेक्ट से ज़्यादा निपटा नहीं सकते, ठीक है? तो इससे ज़्यादा करने की कोशिश जाएँगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना 3-4 से तो आप पास भी नहीं हो पाएँगे फिर, ठीक है? तो अपने लिए रियलिस्टिक गोल बनाओ। अगर आपकी तैयारी पहले हो चुकी है, अच्छी तैयारी हो चुकी है, आगे बढ़ते चलो और करते जाओ, ठीक है? अब जिनकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, वो उनको तो बस फ्लोट करना है अब, ठीक है? उनको अब अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है टेस्ट सीरीज़ के थ्रू।
उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। रिवीजन भी बहुत सारे लोग कई बार कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है? और ऐसे ही लोगों की रैंक आती है। जो लोग अब भी रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उनको भी थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा अब क्योंकि दिसंबर में आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा और जनवरी आपका होता है फुल एंड टेस्ट सीरीज देने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और रिवीजन करने के लिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, तभी आपके चांसेस बनेंगे कुछ, तभी चांस है कि आप आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? दूसरा पॉइंट है वेदर सेटिंग रियल पहला पॉइंट यही था कि सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स और दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ योर सिचुएशन एंड वर्किंग विद इन द रेंज ऑफ व्हाट यू हैव मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी विदाउट द रिस्क ऑफ बर्निंग योरसेल्फ आउट। देखो प्रेशर तब आता है, हम लोगों को स्ट्रेस तब आता है जब लोग हम अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है? अभी आपके पास पता है कि आपके पास 2 महीने हैं क्योंकि अब आपका सारा सिलेबस हो चुका है। बहुत सारे लोग होंगे कि बहुत सारा सिलेबस हो चुका होगा, टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे। उनके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे होंगे। तो अपने आप से अभी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अभी 2 महीने हैं। आराम से चीज़ें करो, टेस्ट सीरीज देते चलो, इम्प्रूव करते चलो। इम्प्रूव हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे, आपके मार्क्स एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाते हैं। एक पॉइंट के बाद इम्प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आपके 80 मार्क्स आ गए, एक बार 80 तक आप पहुँच गए, तो उसके बाद इम्प्रूव कर पाना अ, बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। लेकिन आप फ्लोट करते रहिए, 80 के आस-पास ही फ्लोट अगर आप 80 के आस-पास पहुँच गए हैं, तो 80 पर फ्लोट करते रहिए। ये मैं टॉपर्स के लिए बता रहा हूँ, ये टॉपर्स के लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ क्योंकि आप जो टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके 60 के आस-पास आ रहे होंगे, 60 से कम भी आ रहे होंगे। आपका काम है अभी इम्प्रूव करना, ठीक है? अब आप इम्प्रूव करते चलिए अपने देखो टेस्ट सीरीज के मार्क्स वैसे मैटर नहीं करते। अगर किसी के 80 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके 80 आ जाएँगे। और एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, मेरा एक दोस्त है सांकेत तिखावड़े, उसकी हमेशा उसकी रैंक टॉप 10 में रही है, हमेशा। किसी भी टेस्ट सीरीज में देखूँगा मैं, उसकी हमेशा टॉप 10 में रही है। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 108, ठीक है? थोड़ा-सा उसमें कुछ लक का फ़र्क पड़ सकता है कि लक थोड़ा उसका खराब रहा हो, लेकिन वो एक्चुअली बंदा मेहनत बहुत किया था, बहुत मेहनत किया था वो। और उसकी मेहनत का वही होता कि वो हमेशा टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में रहता था। मैं टॉप 10 में बहुत ज़्यादा नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बार नहीं था मैं टॉप 10 में हमेशा, लेकिन टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 में मैं रहा हूँ। कभी-कभी 50 के बाहर भी गया हूँ, 100 के बाहर मैं बहुत मुश्किल गया हूँ। बहुत मुश्किल चांस मतलब 1-2 टेस्ट होंगे जो गया हूँ। मैं फुल एंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज़ या टॉपिक वाइज़ टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें रैंक बहुत वैरी करती है। लेकिन फुल एंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं टॉप 100 के बाहर बहुत ज़्यादा बार नहीं गया हूँ, 1-2 बार ही गया होऊँगा, ठीक है? तो अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है गेट एग्ज़ाम को निकालने के लिए। कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करना बताता है, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। एग्ज़ाम प्रेशर रहेगा, उसका जो नेगेटिव है वो है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखिए, एग्ज़ाम प्रेशर आएगा ही नहीं, ठीक है? ये आगे चलते हैं और ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देंगे इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, खुद मैं भी इग्नोर करता था। और ऐसा है कि मतलब खाने को इग्नोर मत कीजिए, जंक फूड वंक फूड मत लीजिए अभी। लास्ट के 2 महीने थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए और उसके बाद खूब पार्टीज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है, जंक फूड खाना आपको खाना, कोई वो नहीं है आप पे। लेकिन अभी अपनी हैबिट्स को थोड़ा सुधारिए, खाना थोड़ा हेल्दी खाइए, नींद लीजिए अच्छी, 8 घंटे की नींद लीजिए, 7 घंटे की नींद लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है, तो 6 में लीजिए। लेकिन 8 से ज़्यादा मत करिएगा, 6 से कम मत करिए, ठीक है? एक्सरसाइज़ करिए, 30 मिनट्स 1 आवर अगर एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आप कि एक स जो मतलब ये रहता है कि एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करने की जो आपका माइंड तैयार होता है फिर। एक्सरसाइज़ करेंगे, बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, प्रेशर को हैंडल करने की आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ेगी, ठीक है? पहला पॉइंट है पुलिंग ऑल नाइटर्स, सर्वाइविंग ऑन अ पुअर डाइट एंड गेटिंग मिनिमल अमाउंट्स ऑफ इनटू योर डे कैन इंक्रीज़ सिम्पटम्स ऑफ एंग्ज़ायटी। मतलब यही है कि अगर आप बैठे-बैठे एक जगह पढ़ते रहते हैं और खाना भी वहीं खाते रहते हैं और बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे या ज़रा-सी भी कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो चांसेस बहुत हैं कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्ज़ायटी बढ़ेगी। क्योंकि आप बैठे-बैठे अगर कुछ क्या करेंगे, या तो पढ़ेंगे या फिर सोचेंगे और सोचेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर भी आएँगे। नेगेटिव थॉट्स आएँगे तो वो हो सकता है कि आपके ऊपर वो थोड़ा हावी हो जाएँ और हावी हो जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस को आप हैंडल कर पाना फिर आपके बस की बात नहीं है जब ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है? So for your body's best performance, make sure you are getting 8 to 9 hours of sleep. Enough slow release carbs,
लेस कैफीन एंड मोर वाटर एंड एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज पर डे। ठीक है? देखो बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होगा, बहुत सारे नहीं, मेजॉरिटी ऐसी है। ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं अपने एक्सरसाइज प्लान को, मैं भी नहीं कर पाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो एटलीस्ट रोप स्किपिंग कर लेता हूँ। रोप स्किपिंग में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आता था। रोप स्किपिंग करने से मेरी बॉडी को भी थोड़ा-सा लगता था कि हाँ, कुछ मैंने फिजिकल एक्टिविटी करी है। तो 30 मिनट अगर आप रोप स्किपिंग कर लिए, तो मैं सच बता रहा हूँ कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट्स डेली आप रोप स्किपिंग करिए और आपको दिखने लगेगा स्टार्टिंग में आपको बहुत दर्द होगा, आपके पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा और दिक्कतें आएँगी आपको। और मैं सही बता रहा हूँ, जब पहली बार आप 30 मिनट्स करेंगे तो दूसरे दिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप फिर से 30 मिनट्स कर पाएँ। लेकिन करना, अपनी विल पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना और करना। कुछ दिन तक करना, 7-8 दिन करोगे, आपको जो पैरों में दर्द हो रहा है वो चला जाएगा, उसके बाद नॉर्मल चीज़ें हो जाएँगी। आपकी बॉडी को एक हैबिट हो जाएगी और उसके बाद जो वो आपको जो फ़ायदा दिखना होगा वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन के बाद। उसके बाद आपको लगने लगेगा कि आपकी बॉडी में थोड़ी एक्टिवनेस आ रही है। अब आप थोड़ा लॉन्ग आवर्स के लिए भी बैठ पाते हैं और आपका माइंड भी थोड़ा-सा रिफ्रेश फ़ील करता है। ठीक है? तो ये एक तरीका है कि जिससे आप एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, फेस योरसेल्फ थ्रू पैनिक। देखो पैनिक करोगे तो चीज़ें खराब होंगी। ठीक है? पहला पॉइंट यही है, पैनिकिंग बिफोर, ड्यूरिंग और इवन आफ्टर एन एग्ज़ाम इज़ कॉमन अमंग यूनिवर्सिटी। मेजॉरिटी होती है जो जब भी प्रेशर आता है तो वो लोग पैनिक करते हैं। मेजॉरिटी का यही है। उन लोगों को पता नहीं होता कि कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे लोग कामली चीज़ें नहीं देख पाते, वो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसी चीज़ें खराब होने लगती हैं, वो पैनिक करते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात मैं बताता हूँ कि पैनिक को कैसे रोकना है। टेस्ट सीरीज़ है। क्योंकि आपका जो पैनिक है वो रिलेटेड है गेट एग्ज़ाम से। ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ में जितना पैनिक कर सकते हैं करिए। जितना आप पैनिक करेंगे उतना आपकी बॉडी को हैबिट होगी कि आप पैनिक और जितना वो आपकी बॉडी को फिर हैबिट होगी कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। फिर आपको समझ आएगा कि काम माइंड से अगर आप चीज़ें करेंगे, तो आप पैनिक को थोड़ा कम कर पाते हैं और फिर अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में पैनिक करिए, आपके मार्क्स कम आएँगे स्टार्टिंग में, बहुत कम आएँगे। कई बार बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि कट ऑफ भी पार नहीं हो रही, क्योंकि पैनिक करने से मार्क्स कम होते हैं। ठीक है? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन हट जाती है और आप फिर ज़्यादा कर नहीं पाते अच्छे से चीज़ें। पैनिक करना एक आम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड करना सीखिए कि आपको पैनिक को कम कैसे करना है। ठीक है? और पैनिक को कम करने का तरीका वो भी है कि आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी रखिए, तो आप कई बार होगा कि आपकी बॉडी पैनिक करेगी भी नहीं, आप खुद भी पैनिक नहीं करोगे, आपका माइंड पैनिक नहीं करेगा। ठीक है? तो दूसरा पॉइंट है, इफ यू एक्सपीरियंस इट एट एनी पॉइंट टेक 6 डीप ब्रेथ्स, हाइड्रेट योरसेल्फ एंड देन गो बैक द प्रॉब्लम एट हैंड, बीइंग श्योर टू ब्रेक इट डाउन इंटू सेवरल मैनेजेबल चंक्स। अच्छा, देखो ये जो पहला पॉइंट है ना, टेक 6 डीप ब्रेथ्स, ये खुद मैंने किया था और गेट एग्ज़ाम के अंदर किया था। और अगर आपने पिछले कुछ सेशंस मैंने देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में खुला था। तो एक वो था, स्क्वायर का एरिया निकालना था, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, और 2 स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो निकालना था। और जब ऐसा करना था तो मैंने देखा, मतलब एक पहला क्वेश्चन यही खुला था मेरा, और पहला क्वेश्चन खुलते ही एकदम पैनिक हो स्टार्ट हो गया था मेरा, ना? एकदम मैं पैनिक होने लगा था। पेन नहीं चल रहा था मेरा, दिमाग तो चल ही नहीं रहा था, पेन भी नहीं चल रहा था। हाथ ऐसे काँप रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे साथ टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि पहले मैं टेस्ट सीरीज़ में कभी पैनिक नहीं किया था, कभी नहीं पैनिक किया मैं टेस्ट सीरीज़ में। तो जब ऐसा होने लगा तो मैंने कहा रुकते हैं, थोड़ा-सा वेट करते हैं, क्योंकि पैनिक हो रहा है तो थोड़ा-सा तेज़-तेज़ साँस लेता हूँ मैं। फिर मैंने बहुत तेज़-तेज़ साँस लेने स्टार्ट किए, डीप ब्रेथ लेना स्टार्ट किया और चीज़ें थोड़ा-सा काम डाउन हो गई। क्योंकि देखो जब आप पैनिक करते हैं तो आपके माइंड को थोड़ा और आपकी बॉडी को भी चाहिए होता है कि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिले, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा ये बोल लीजिए कि डीप ब्रेथ लेंगे, अगर आप थोड़ा तेज़-तेज़ साँस लेंगे, तो आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी और आप थोड़ा काम हो जाएँगे, पैनिक नहीं होगा। पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रहिए, ठीक है? और अपने जो जितना भी अपना वर्कलोड है ना, उसको पार्ट्स में बाँट लीजिए। ऐसा नहीं करना कि बहुत बड़ा पहाड़ समझ के सोना है, मतलब पहाड़ समझ के करना है। ये था कि मुझे दिख रहा था कि यार 3 घंटे हैं, ठीक है? 3 घंटे हैं और 3 घंटे में परफ़ॉर्म करना है। तो 3 घंटे बहुत बड़ा टाइम लगता है। जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो और आप पैनिक कर रहे हो तो बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि यार 3 मैं 3 घंटे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ?
मुझे ये करना चाहिए कि मेरी स्क्रीन पे जो अभी क्वेश्चन आ रहा है सामने, मुझे इसके बारे में सोचना है। आगे पीछे मैंने क्या क्वेश्चन करे हैं, क्या गलत हुआ है, कुछ क्या आगे क्या आने वाला है, इनके बारे में सोचना ही नहीं है। अभी जो क्वेश्चन मेरी आँखों के सामने है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में चीज़ें करनी है। उसमें क्या डेटा दिया हुआ है, वो सब अच्छे से पढ़ना है और जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो अटेंटिव रहना है। ये नहीं करना कि सिली मिस्टेक्स करके आ गया। ठीक है? इस तरीके से चीज़ें करी और जब ऐसा सोचा तो थोड़ा-सा हो गया मेरा कि मैं पैनिक मेरा खत्म हो गया। उसके बाद में अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे क्वेश्चन स्टार्ट किया और फिर तो लगभग करते चला गया तो लगभग ढाई घंटे तो ऐसे ही बीत गए, पता भी नहीं चला मुझे। मैं सिर्फ़ क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, मुझे और कुछ मैं सोच ही नहीं रहा था। जो क्वेश्चन सामने आ रहा है, पढ़ा उसको, लगा कि हाँ, सोल्व करने लायक है, तो सोल्व करने की कोशिश की, सोल्व करके आगे बढ़ गया। जब वो क्वेश्चन ऐसा लगा कि नहीं ये तो मैं समझ ही नहीं आ रहा, अभी पता नहीं चल रहा, उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। तो बहुत और ये नहीं कि अगर मैं क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं मेरा तो पेपर खराब हो गया। एक क्वेश्चन आपका या 2-3 क्वेश्चन या कुछ 4-5 क्वेश्चन भी आपके पेपर को डिपेंड मतलब डिसाइड नहीं करते हैं। डिसाइड करते हैं 65 क्वेश्चन्स और 65 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, 55 कर पा रहे हो और 55 में आपकी एक्यूरेसी ऐसी है कि आप 51, 52 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो आपका हो गया। देखो मैंने 60 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे गेट एग्जाम में और मेरे 51 सही थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत गलतियाँ हुई हैं मेरी। इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने 51 जेनुइनली अटेम्प्ट किए थे और मेरे आंसर सही हुए थे 50 और बाकी जो मेरे कोर्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन कोर के सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे उनमें भी मैंने इंटेलेक्चुअली तुक्का मार दिया था, है ना? लेकिन सही नहीं हुआ, तुक्के सही नहीं हुए। इंटेलेक्चुअली मारा था लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ, रेंज में नहीं बैठे। एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे दिखे तो रेंज में पहुँचते-पहुँचते रह गए, मतलब ज़रा-सा अंतर था 1 या 2 वो नंबर का बस। मतलब जैसे आंसर 3 आ रहा है तो मैंने आंसर 2 लगाया हुआ है, वो रेंज में नहीं आया। 2.5 से 3.5 ये रेंज ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे 1-2 तो इंटेलेक्चुअल गैस मारी थी लेकिन नहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन कोई बात नहीं। एक्यूरेसी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इलेक्ट्रिकल में एक्यूरेसी थोड़ा ख़राब रही है। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 9 क्वेश्चन गलत हुए और 51 क्वेश्चन गलत सही हुए। लेकिन मैंने 60 में से 3 क्वेश्चन में तो तुक्का ही मारा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 ऑप्शंस में से 1 ऑप्शन मेरा सही है ना? मतलब 2 में से कोई भी 1 हो सकता है, तो रिस्क ले लेता हूँ। 3 क्वेश्चन में ऐसा रिस्क लिया और 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में बहुत सिली मिस्टेक हुई और 3 क्वेश्चन तो पता नहीं कैसे मैंने क्या किया, कुछ समझ नहीं आया, है ना? क्योंकि सिर्फ़ अटेम्प्ट करने के भरोसे गया था कि अटेम्प्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो बस आगे करता चला गया, कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, गलत हो गए। कोई बात नहीं उनकी ये एग्ज़ाम का देखो ये एग्ज़ाम का पार्ट है और ये होता है। लेकिन 51 क्वेश्चन सही कर पाना बहुत बड़ी बात है। 75.67 मार्क्स आए उससे और रैंक 86 आई और 86 रैंक्स 87,000 लोगों में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो 100 रैंक लाना एक मतलब ऐसा है कि अच्छा बड़ा टास्क है, लेकिन लाया जा सकता है, आराम से लाया जा सकता है। आप मेहनत करते रहिए, चीज़ें होती जाएँगी। पीछे मत हटिएगा, बस मेन बात यही है। ठीक है? और तीसरा पॉइंट है रिमेंबर दैट देयर इज यूजुअली अ रैशनल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इवन इफ यू कांट सी इट एट फर्स्ट ग्लांस। देखिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आपको पहली बार में दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कोई प्रॉब्लम आई है और जब मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ गेट एग्जाम से, क्योंकि मैं गेट एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना। तो जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए, पैनिक मत करिएगा। देखो, अगर गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया गया है तो वो सोल्व करने के लिए ही दिया गया है। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया गया कि आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सोल्व कर पाओगे। हाँ, आपको पहली बार में वो दिख नहीं रहा है कि कैसे सोल्व करेंगे, तो वो थोड़ी दिक्कत है। लेकिन वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलेगा, हो जाएगी। करते रहिए, आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे छोड़ के आगे बढ़िए। जो आपको लग रहा है ना कि मैं सोल्व कर सकता हूँ, वही सोल्व करिए। और जब आप सारे क्वेश्चन निपटा लें जो जो आपको लग रहे थे कि मैं सोल्व कर पा रहा हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। जब आप ऐसे सारे क्वेश्चन निपटा लेंगे तो उसके बाद ट्राई करेंगे ये वाले क्वेश्चन जो लग रहे थे कि अभी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो अगर आप दूसरी बार ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आधे क्वेश्चन उनमें से बन जाएँ। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन बना लिए, देखो ऐसा होता है पेपर में, गेट एग्ज़ाम ऐसा होता है, 65 क्वेश्चन्स हैं, 20 से 25 क्वेश्चन ईज़ी रहेंगे, है ना?
और लगभग 20 से मतलब 25 से 35 के बीच हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मीडियम मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। और हार्ड क्वेश्चन होते हैं 10 से 5 बस। 10 से 5 क्वेश्चन होते हैं हार्ड, और अगर ऐसा है 10 से 5 क्वेश्चन अगर हार्ड रहते हैं बस, तो अगर आपने जो ईज़ी क्वेश्चन है वो सारे सही बना लिए। मीडियम में से अगर आपके 30 क्वेश्चन थे, 30 में से आपने 27-28 सही बना लिए, ठीक है? या आपने 30 में से 25 भी सही बना लिए, और आपने 10 में से 5 क्वेश्चन भी टफ सही बना लिए। 10 में से 5 या 7, 7 तो नहीं पहुँच पाओगे, टफ में टफ क्वेश्चन है। अगर 3-4 भी बना लेते हो और मीडियम वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सही बना लेते हो, मतलब 30 में से 28, और ईज़ी जो 20-25 हैं वो सारे सही कर लेते हो, तो आराम से आपकी रैंक अंडर 100 में बन जाएगी। देखो, जो हार्ड क्वेश्चन्स होते हैं ना वो टॉपर्स के लिए होते हैं। वो टॉपर में डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आपकी अच्छी रैंक लानी है तो वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस और ईज़ी लेवल के क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, उन्हीं से आ जाएगी आपकी रैंक, ठीक है? तो उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चीज़ें करना, और पैनिक बिल्कुल मत करना। पैनिक करोगे, चीज़ें खराब होंगी। और पैनिक को कम करने का मैं बता चुका हूँ, थोड़ा तेज़-तेज़ साँस लीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा आराम से, पेपर को छोड़ दीजिएगा एक बार के लिए, उसके बाद करिएगा। और एक दूसरा तरीका ये है कि टेस्ट सीरीज़ में आप पैनिक करिए, 2-3 बार सिचुएशन ऐसी बनाइए कि पैनिक हो जाए। तो आपको पता रहेगा कि कैसे पैनिक होने के बाद आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? जब आप ऐसा करेंगे तो आप गेट एग्ज़ाम में आपको अगर पैनिक होता भी है तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाएँगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं थोड़ा डिमोटिवेशन ज़्यादा फ़ील करते हैं, थोड़ा-सा ऐसा लगने लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो किसी से बात करिए, ठीक है? आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नेवर शेमफुल। अपने ऐसे दोस्त रखिए कुछ अपने, आप देखो सबके कोई ना कोई क्लोज़ फ्रेंड्स होता ही है, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता ही है, तो आप जानते हो कि आप अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हो, ठीक है? ऐसे लोगों से बात करिए। अगर आपके पास ऐसी आप स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा, डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है ज़्यादा, तो बात करिए अपने दोस्तों से। देखो मेरे भी कुछ दोस्त थे, और कुछ इंटरव्यू जो मेरे हुए थे गेट एग्ज़ाम के बाद, काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरव्यू किए दिए थे मैंने, और उनमें भी मैंने बोला था अपने दोस्तों के बारे में कि हाँ, मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे और बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने मुझे। देखो कई बार मैं भी डिमोटिवेशन फ़ील करता था, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा मोटिवेट ही रहता था एग्ज़ाम के लेके। बहुत बार डिमोटिवेशन फ़ील किया, लेकिन ये था कि मैं जब भी डिमोटिवेशन फ़ील किया तो अपने दोस्तों से बात कर लेता। थोड़ा-थोड़ा चीज़ें सही लगने लगती थी। ऐसा नहीं लगता था, ऐसा कभी फ़ील नहीं आता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ। तो अपने दोस्तों से बात करिए, और जिस अपने दोस्त अच्छे चुनिए यार, ठीक है? और जिस बंदे को दोस्त बना रहे हो उसके अच्छे दोस्त भी बनिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ अच्छे दोस्तों की से उम्मीद ही रखनी है। आपको देखो उनको भी आपसे उम्मीद होती है, इसलिए आप भी अच्छे दोस्त बनिए। सुनिए, उनकी बातें भी सुनिए, अपनी भी सुनाइए, ठीक है? ऐसा करेंगे तो चीज़ें आराम से हैंडल हो जाएँगी, स्ट्रगल नहीं करोगे, डिप्रेशन-विप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं आएगी फिर, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट है, इन द मोस्ट एक्सट्रीम केसेज़ इट कैन हेल्प सेव अ लाइफ। देखो बहुत एक्सट्रीम केस में बोल रहा हूँ कि हाँ, ये कभी-कभी लाइफ बचा जाता है, ठीक है? तो ऐसा ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं बोलूँगा। अगर आप फ़ील कर रहे हैं, तो बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए, ठीक है? अगर आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे बात करिए। कोई पर्सनल ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, आप करिए। अगर आपको मुझसे भी बात करनी है, आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील कर रहे हैं, आप मुझसे करना चाहते हैं, जाके अभी आप टेलीग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग बात कर सकते हैं। जहाँ भी आपका मन करे बात कर सकते हैं आप, और अनअकैडमी की ऐप में भी आप जा सकते हैं। अनअकैडमी ऐप में मेरी प्रोफ़ाइल पे जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मैसेज डाल दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा, पक्का रिस्पॉन्ड करूँगा मैं, ठीक है? सबको करूँगा, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं करूँगा, सबको करूँगा। क्योंकि ये बहुत एक वैसा केस हो जाता है कि आपको हैंडल करना, कई बार बहुत सारे लोग हैंडल नहीं कर पाते, तो आपके साथ किसी ऐसे लोग पर्सन का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका पर्सनल ट्यूटर हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो यही है, डोंट बी अफ्रेड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड सपोर्ट। डरिए मत। देखो आप अकेले उस नाव में सवार नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं,
बहुत सारे लोग यही चीज़ फेस कर रहे हैं। बस आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है? चीज़ें करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते जाएँगे तो चीज़ें होती जाएँगी। बस गिव अप नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो लास्ट यही है, बिलीव इन योरसेल्फ। व्हेन बीइंग कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद न्यू challenges, we often forget to look back at how far we have come and how much we have already achieved. लास्ट के 2 महीने चल रहे हैं, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जनवरी, दिसंबर आपका बचा हुआ है। तो अगर जनवरी, दिसंबर में हो सकता है कि मतलब बहुत चांसेस होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि गिव अप कर देते हैं, है ना? तो गिव अप करने से पहले जब आप लगने लगे कि अब तो नहीं हो पा रहा, अब तो खत्म हो गया, अब तो प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रही, टाइम वेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब गिव अप कर दूँगा। तो गिव अप करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि जितना टाइम आपने पीछे इन्वेस्ट किया था, वो सारा खराब होने वाला है। वो सारा अगर खराब हो जाएगा, तो आपने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया, वो सब तो गया, ठीक है? तो कोशिश करिए, पीछे की जो चीज़ें हैं, वो सोचिए, आराम से बैठ के सोचिए और ये रहना चाहिए कि अभी आपने जो जो आप डिसीज़न लेने जा रहे हो आने, गिव अप करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे? क्या आप फेस करेंगे आगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं बोलूँगा, एक बार सोच लीजिएगा, गिव अप अभी मत करिएगा। आपको उसके बाद भी लगे कि यार गिव अप करना सही रास्ता है, बेशक करिए, ठीक है? बेशक आप कर सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है, गिवन दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, देयर शुड नॉट बी नो रीज़न फॉर यू टू वरी। देखो, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो कोई चांस नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, कोई चांस नहीं है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। अभी तक आप सब कुछ चीज़ें करते हुए आ रहे हो, टाइम आपका अच्छे से मैनेज करते हुए आ रहे हो, पढ़ाई करते हुए आ रहे हो, टेस्ट सीरीज़ देते आ रहे हो, टेस्ट सीरीज़ में आपके भले ही कम मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? कुछ टाइम बाद वो इम्प्रूव करेंगे। मैं बोलूँगा, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो गिव अप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? जब तक गेट एग्ज़ाम सब हो नहीं जाता, आप पेपर सबमिट करके नहीं आ जाते, तब तक फाइट करनी है, ठीक है? Therefore, when experiencing a negative thought, try to replace it with a positive। देखो, नेगेटिव थॉट्स आना लाज़मी बात है, सबको आते हैं और मुझे भी आते थे। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ही पॉज़िटिव, बिल्कुल बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड था। हमेशा पढ़ते आ रहा हूँ और हमेशा टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आगे चलते जा रहा हूँ और ये सोच ही नहीं रहा हूँ। तो नेगेटिव थॉट्स आना लाज़मी बात है, वो सबको आते हैं। अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने देना, बस मेन बात ये है। चीज़ें करते जाना है, कुछ टाइम बाद चीज़ें सही होने लगेंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ 2 महीने हैं, बहुत ज़्यादा मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, टेस्ट सीरीज़ भी मैं बहुत अच्छे से नहीं लगा पाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने को बाकी है। लेकिन टाइम 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है और आप आराम से बस करते जाइए, डेली टारगेट्स में अपने उसको ब्रेक कर लीजिए। डेली ऐसा कर लेंगे, तो यही है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, कुछ टाइम बाद वो पॉज़िटिव में बदल जाएँगे अपने आप। कुछ टाइम बाद आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जब गेट एग्ज़ाम आप लिखने जाएँगे, तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे और अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो गेट एग्ज़ाम आराम से आप क्रैक कर लेंगे। कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिना कॉन्फिडेंस के इस एग्ज़ाम को निकाल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो बोलूँगा, इम्पॉसिबल टास्क है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं खुद को लेके। सेल्फ डाउट करते हैं अगर आप, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आने वाली हैं, ठीक है? मैं बोलूँगा, प्लीज़ गिव अप मत करिएगा। जो चल रहा है अभी करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, चीज़ें होती जाएँगी। धीरे-धीरे देखो, अच्छी चीज़ें होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखो खाना भी बनाते हो, तो आपको टेस्टी खाना बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना? ऐसे ही अगर आप खराब बनाना चाहते हैं तो फटाफट करिएगा, हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छा खाना बनाना चाहते हैं तो टाइम लगता है। ऐसे ही आपके अपने अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, तो उनके लिए टाइम लगता है। इसलिए अपने आप को टाइम दीजिएगा, गिव अप मत करिएगा, आगे बढ़ते जाइए बस। धीरे-धीरे आपको दिखने लगेगा कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। धीरे-धीरे आपको दिखेगा कि हाँ, अब मैं कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। अब ऐसा हो रहा है कि मैं मेरे टेस्ट सीरीज़ में भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और जब गेट एग्ज़ाम आएगा तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में जाऊँगा और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिखूँगा और बाहर आके सेलिब्रेट करूँगा। देखो, सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है, ये नहीं है कि सिर्फ़ आप पढ़ते जाएँ और चीज़ें होती जाएगी और कुछ है ही नहीं आपकी लाइफ़ में। ऐसा भी नहीं करना है, आपको पढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट।
लेकिन पार्टी वार्टीज़ भी करनी ज़रूरी है और वो आप करेंगे गेट एग्ज़ाम के बाद, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यही थॉट थे सेम मेरे कि शुरू लास्ट के 2 महीने बहुत अच्छे से प्रिपेयर देखो गे लास्ट के 2 मेरे मैं 2020 में ये गलती कर चुका था कि लास्ट के 2 महीने में गिव अप कर दिया था। जब गिव अप कर दिया था तो बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, 1630 रैंक थी मेरी, 1630। जब 1630 रैंक थी तो ये बहुत अच्छी ज़्यादा रैंक नहीं है और इस ये रिज़ल्ट था क्योंकि मैं लास्ट के 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। तो जब सेकंड बार प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला थॉट यही था कि जब लास्ट के 2 महीने आएँगे तो उनको कैसे हैंडल करना है, वहाँ पे गिव अप नहीं करना है, ठीक है? तो ऐसा था चीज़ें, ये सोच तो यही पहले बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहे, ना आए, अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं मतलब अच्छे मार्क्स ज़्यादा नहीं अच्छे नहीं आ रहे हैं या रिवीज़न करने का थोड़ा टाइम नहीं है, कुछ भी हो रहा है, गिव अप नहीं करेंगे बस, आखिर तक लड़ेंगे, जो भी होगा, जैसे भी मार्क्स आएँगे, जो भी होगा देखेंगे, रिज़ल्ट जैसा भी आए, अभी हमारे हाथ में तो सिर्फ़ इतना है कि हम लोग पढ़ते रहें और एग्ज़ाम दे के आ जाएँ। हमारे हाथ में रिज़ल्ट तो है नहीं, रिज़ल्ट तो बाद में आएगा। तो वही है, अपने एग्ज़ाम तक आप ये मत सोचिएगा कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा, रिज़ल्ट तो चाहे जैसा भी रहे, ठीक है? रिज़ल्ट के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमारे हाथ में क्या है कि प्रिपरेशन को कैसे अपनी एफ़िशिएंट वे में कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी और ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि आपको 2 महीने की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है आखिर में और कैसे आप चीज़ों को अच्छे से ज़्यादा अच्छे से थोड़ा हैंडल करेंगे। तो वो सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अनअकैडमी के ऐप पे भी मैंने कुछ सेशन लिए हैं, मैं बता चुका हूँ। कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ ले चुका हूँ, उसमें भी बता चुका हूँ कि कैसे आपको लास्ट की 3 मंथ या 2 मंथ कैसे हैंडल करने चाहिए। और देखो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, सबकी स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से होगी। कुछ लोग होंगे कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। जिनका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। और जो ड्रॉपर्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। सबकी स्ट्रैटेजी अलग है और सबकी स्ट्रैटेजी डिस्कस भी कर चुका था मैं उस सेशन में, जो मैंने आपको बताया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है उन सेशंस का, उनको जाके एक बार विज़िट कर लीजिए। और विज़िट करके आप देख लेंगे कि आपको वहाँ पे मैंने एक सेशन बनाया हुआ है कि लास्ट 2 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो उसको आप एक बार देख लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप आपकी प्रिपरेशन की लेवल के अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब करेंगे और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो आप मुझे एक बार बता देंगे। पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, पर्सनली कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऐप पे करना चाहते हैं, अनअकैडमी ऐप पे कर सकते हैं, ठीक है? अनअकैडमी की ऐप पे आप आपको क्योंकि लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल का लिंक है। उसको आप जाके विज़िट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैसेज भेजने का भी ऑप्शन होता है अनअकैडमी ऐप में, तो अब अगर आप चाहते हैं कि वन टू वन कुछ गाइडेंस मिलनी है या कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं, क्वेरी है आपकी कोई, मैसेज डाल दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। और कई बार होता है बिज़ी होता हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपने मैसेज डाला और कभी रिप्लाई नहीं आएगा, तो कभी नहीं होने वाला, ठीक है? रिप्लाई तो मैं हमेशा सबको दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि यार एक टॉपर गाइडेंस मिलना कितना बड़ा एक बेनिफिट है। किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी किसी भी टॉपर से आपको गाइडेंस मिल जाए। जब मैं कर रहा था तब मैं भी ट्राई कर रहा था कि कोई टॉपर मिले, कोई मिले, नहीं मिला कोई नहीं मिला मुझे और लेकिन फिर ये था कि यूट्यूब तो था। यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते रहते थे, कुछ वीडियोज़ बनाते रहते थे, तो वो सब देखता रहता था। उनसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो उठा लेता था, जो ऐसा लगता था कि ये फालतू की बात कर रहे हैं उसको हटा देता, उसको नहीं सोचता ज़्यादा। बस जो-जो पॉज़िटिव चीज़ है वो उठा के अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करता था बस। और ऐसा करने से ही ऐसे करने का ही रिज़ल्ट है कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने और मैं भी ज्ञान दे पा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग मैं बोलूँगा आपको जो भी इस सेशन में कुछ भी ऐसा पॉज़िटिव लगा हो निकाल लीजिए। कुछ ऐसा लगा कि यार नेगेटिव है, ऐसी कुछ बेफ़ालतू की बात है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है? ना आपको फ़र्क पड़ता है, ना मुझे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ पॉज़िटिव चेंज आ पाता है आपकी लाइफ़ में मेरी वज़ह से, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर कोई आके मुझे बोले कि सर आपने ये कुछ पॉइंट बताए थे और मैं आपको फ़ॉलो करता था या मैं आपसे इंस्पायर्ड था, आपसे ये चीज़ें करता था, तो मेरी रैंक आ गई है। बड़ी खुशी होगी मुझे, ठीक है?
चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, और बस एक ये लास्ट बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, कॉन्फिडेंस हाई रखना है अपना, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं फेलियर हूँ, ठीक है? ये सोचना कि व्हाटएवर आई गेट, आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड वैल्यू हाउ मच आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, यू कैन डू दिस, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर पाया या मेरा पीछे का टाइम खराब हो गया, तो ठीक है, जो पीछे का टाइम था हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आगे आने वाले टाइम में आप क्या चेंज कर सकते हो वो देखो, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। गुड लक, और कोशिश करूँगा मैं कि आगे भी कोई सेशन लेता रहूँ अनअकैडमी पे। हो सकता है कि ये लास्ट सेशन हो, मुझे पक्का नहीं पता, हो सकता है ये लास्ट हो, ठीक है? तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, जो भी करना है। और एक बार नीचे के लिंक्स विज़िट ज़रूर कर लेना आप, नीचे जा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मेरी क्लासेस के भी लिंक्स हैं और मेरी प्रोफाइल का भी लिंक है, तो आप वो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट, अगर कभी मिलेंगे तो।